KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं माधवी और आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली कटौती की समस्या से नाराज लोगों ने डाफी विद्युत उपकेंद्र पर दिया धरना। कबीरनगर कॉलोनी में सीवर पाइपलाइन का कार्य अधूरा छोड़ने से लोग हुए परेशान। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के दृष्टिगत शुरू हुई तैयारियां। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मृत श्रद्धालुओं को सपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। बिजली कटौती की समस्या से नाराज लोगों ने विद्युत उपकेंद्र डाफी पर धरना दिया। लंका थाना अंतर्गत विद्युत उपकेंद्र डाफी पर दर्जनों लोग धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि आए दिन बिजली की कटौती के कारण लोग परेशान रह रहे हैं। अगर हमारी मांग 48 घंटे के अंदर पूरी नहीं की गई तो आगे हम लोग उग्र धरना करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं जेई SK सरोज को राजवीर सिंह ने कमरे में बंद कर दिया और बोला कि जब SDO आएंगे तभी इनको कमरे से बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और फिर SDO नवदीप सिंह के आने के बाद जेई को कमरे से बाहर किया गया और उनका प्रार्थना पत्र लेकर SDO ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया कि 48 घंटे में सारे कार्य दुरुस्त हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि डाफी उपकेंद्र में लगातार हो रही कटौती, जर्जर तार, ओवरलोड ट्रांसफार्मर से परेशान अशोकपुरम फीडर, कन्हैयापुरम, विशेषकर डाफी लेन, बजरंग नगर, अशोकपुरम कॉलोनी उपभोक्ताओं में विकट समस्या व्याप्त है। स्थानीय स्तर पर जेई की कार्यप्रणाली एकदम शून्य है। संसाधनों के अभाव में उपकेंद्र की व्यवस्था से क्षेत्रवासी को असुविधा और पीड़ा हो रही है। इन स्थानों पर अधिक प्रत्यवस्था है, जिसमें चंद्रप्रभा उपवन, महाराणा प्रताप चौक, पोस्ट ऑफिस के पास, नारायणपुर के पास 3 सर्किट ABC की व्यवस्था हो, जरूरत अनुसार ट्रांसफार्मर की व्यवस्था व क्षमता वृद्धि हो, 24 घंटे के अंदर किसी अन्य अवर अभियंता की तैनाती हो, 48 घंटे के अंदर जनमानस का ध्यान रख संपूर्ण कार्य करा लिया जाए, अन्यथा हम सभी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। 33 kV डाफी के हम लोग उपभोक्ता हैं और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। BHU से दक्षिणी छोर पर क्षेत्र है। बहुत बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जिसमें से एक कॉलोनी अशोकपुरम कॉलोनी बजरंग नगर भी है। वहाँ पर आए दिन एक दिन में 50 बार, 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन एक घंटे में 5 बार लाइट कटती है। अघोषित, मैं कह सकता हूँ कि डाफी उपकेंद्र के द्वारा अघोषित आपातकाल की व्यवस्था हमारे क्षेत्र में लागू करवा दी गई है। क्या अभी कोई अधिकारी आया कि बात की? अभी यहाँ पर जो नवदीप सिंह जी आए हैं, जो रामनगर नवदीप सिंह जी आए हैं, क्योंकि हमने जेई डाफी को उनके ही कमरे में बाहर से ताला बंद कर दिया था, क्योंकि बाहर रहने का कोई, जब पब्लिक के बीच में उनका कोई लाभ न पहुँचे, पब्लिक संतुष्ट न रहे, तो ऐसे अधिकारी को अंदर ही रहना ज़्यादा उचित समझता हूँ। अभी क्या आश्वासन मिला है? हम लोग कुछ अपनी मांग लिख रहे हैं और 48 घंटे का इनको समय दे रहे हैं कि जो भी मांग हमारी है, क्योंकि पारा 48 डिग्री पहुंच रहा है, जहां बनारस में बाहर निकलना दूभर हो चुका है और बिजली की ऐसी व्यवस्था है कि उससे ज़्यादा दयनीय स्थिति घरों के अंदर है। पंखे को देख करके बस हम सांकेतिक समझ रहे हैं कि हम आज़ादी के बाद इस तरीके की व्यवस्था हमारे पूरे क्षेत्र में कभी नहीं रही। जैसी दुर्व्यवस्था है पूरे क्षेत्र में कभी नहीं रही। उससे अजीज आकर के हम लोगों ने काम छोड़ करके, अपने सारे काम को छोड़कर, मैक्सिमम अशोकपुरम कॉलोनी बजरंग नगर में संभ्रांत व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तमाम से लोगों अपना काम छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, मजबूरी में आए हैं। अपने जो पावर हाउस के लोग हैं उनका दबे मन से धन्यवाद देने आए हैं कि प्रभु, बाहर के दैविक जो गर्मी है उससे ज़्यादा गर्मी तो आप लोगों ने उत्पन्न करा दी है, उससे हमको कब निजात मिलेगी। अच्छा, लोकल जो फॉल्ट है उसकी वजह से बता रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं? और वोल्टेज की समस्या है? कारण वो बताता है जिसका पब्लिक के बीच में मॉनिटरिंग रहती है, जो क्षेत्र का पूरा एक तरीके से उस पर भ्रमण किया जाता है, उनको जानकारी रहती है। मैंने इनसे पूछा कि कहाँ पे समस्या व्याप्त है। जिस व्यक्ति को उसका जवाब न पता हो, उससे मैं किस कारण की उम्मीद कर सकता हूँ। क्या लग रहा है कि 48 घंटे में समस्या का समाधान निकाल पाएंगे?
48 घंटे में अगर समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो फिर ये जान ले कि पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। बस इसी लाइन के साथ मैं इनको बताना चाहूँगा कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, हमारे आंसुओं को हथियार बनाने वाले, ये समझते हैं उनकी सियासत है, पब्लिक ही है इनकी सरकार बनाने वाले। तो ये जेई के रूप में और तमाम अधिकारी के रूप में बैठे हुए इनको कुर्सी पर से हटा करके जनता के बीच ले करके जवाब तलब करने का काम किया जाएगा। कबीर नगर कॉलोनी में सीवर पाइपलाइन का कार्य अधूरा छोड़े जाने से क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। भेलूपुर थाना अंतर्गत कबीर नगर कॉलोनी दुर्गा कुंड में सीवर की नई पाइपलाइन डालने का कार्य लगभग 2 से 3 माह से चल रहा है, परंतु अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। रोड पर गिट्टी बालू डालकर छोड़ दिया गया है, जिससे स्थानीय नागरिक तथा चलने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कबीर नगर कॉलोनी ब्लॉक नंबर 6 से लेकर ब्लॉक नंबर 18 तक पूरी सड़क खराब है। आने जाने वाले लोग सड़क पर बिखरे हुए गिट्टी और बालू की वजह से गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। सड़क खुदाई के बाद बालू डालने से लोगों की गाड़ियां भी गिर जा रही हैं तथा पैदल चलना काफ़ी मुश्किल का कार्य हो गया है। 20 से 25 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। अगर बारिश प्रारंभ हो गई तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। वहीं स्थानीय नागरिकों ने विभाग से अनुरोध किया है कि कार्य को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, वरना लोगों की मुश्किलें बरसात में और भी बढ़ जाएंगी। स्थानीय निवासी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि विभाग के आधा अधूरा कार्य करने से स्थानीय नागरिकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बहुत पुरानी समस्या थी सीवर की, जिसके लिए संघर्ष करते करते अभी पाइपलाइन पड़ी, जो कि मानक के बिल्कुल विपरीत डाली गई। पाइपलाइन जो है डाला गया, उसका मेज़रमेंट जो है स्लोप का नहीं किया गया, कितनी डेप्थ होनी चाहिए, और गिट्टी उसके नीचे पाइपलाइन के नीचे नहीं डाली गई। और अभी की स्थिति ये है कि बरसात आने वाला है, ऐसे ही छोड़ दिया है, गड्ढे और बालू और ऐसे डाल करके छोड़ दिया है। और कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके परसों असिस्टेंट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर आए थे, उनके सामने बात हुई थी, कल वो ठीक करेंगे, जो कि आए ही नहीं, टर्न अप नहीं हुए। और पूरे जितने नागरिक हैं सब बहुत परेशान हैं, महिलाओं। और इसके पहले उन्होंने मेन सीवर का वो डालते समय मेन पाइपलाइन तोड़ दिया था, ड्रिंकिंग वाला, जिसमें बालू चली गई, और बालू अभी भी लोगों के घर में आ रही है। और उसको भी ठीक से उन लोगों ने कई दिन बाद जोड़ जाड़ के बनाया, अभी भी कुछ पाइपलाइन ऐसे ही छोड़ दिया है। और एक 12 नंबर कॉर्नर, ब्लॉक के कॉर्नर में मेन हमारे स्ट्रीट लाइट का केबल बस्ट हो गया है। उन्होंने उनके जेसीबी से, जिसको जोड़ा नहीं गया, पूरा कबीर नगर में ब्लॉक नंबर 9 से लेकर के 17 तक अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट गायब है। बिजली विभाग वालों का कहना है कि हम लोग नहीं बनाएंगे, वो उन्हीं लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए। बिजली विभाग वालों का कहना है कि वो वही बनाएंगे, उन्हीं लोगों से दोबारा कॉन्टेक्ट कीजिए। तो आपने इसकी कंप्लेन की थी क्या? हाँ, कंप्लेन बहुत बार हुई है, और हमारे जितने माननीय यहाँ के जितने कॉलोनी के लोग हैं, सब लोगों ने रिटर्न कंप्लेन किया, बाई फोन किया। और परसों उसके लिए उनके असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर आए थे। आश्वासन के बाद में भी कोई काम नहीं हुआ, और ये बोले थे कि रोड की ड्रेसिंग कर देंगे। ऊपर उबड़ खाबड़ है, बूढ़े लोग हैं, चलते हैं, बूढ़े लोग चलने लायक नहीं है सड़क। देख लीजिए, आप खुद देखिए सड़क कैसी है, बालू पूरा पड़ा हुआ है और चलने लायक नहीं है। अगर बरसात हो गई बदकिस्मती से तो आधा कबीर नगर चलने लायक नहीं रहेगा। इसको संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि जितने शीघ्रता बनवा सकें बनवा दें, अन्यथा अब आप देख ही रहे हैं कितने मजबूर लोग खड़े हैं। तो फिर यही होगा कि इस राज्य में हम क्या कर रहे हैं। समस्या ये है कि पानी, पहले तो ये सिविल लाइन बैठा, ठीक है, और ये खाली मेन रोड से लेके ये क्या नवाबगंज के नाले तक ही था, ठीक है। तो यहाँ के जितने लोग हम लोग हैरस हुए हैं, और तो कहीं इसका नहीं हुआ है, तो हम लोग पहले तो ख़राब रोड लेके हैरस हुए, काफ़ी दिन तक चलने लायक नहीं था, कोई आना जाना किसी का हो नहीं पाता था। देन ये किसी तरह से बना, पानी की समस्या बहुत है। पानी पहले जैसा कनेक्शन था कि चलाओ माने पंप, तुरंत पानी आ जाता था, लेकिन इस समय एकदम ऐसा नहीं हो रहा है। पंप बहुत देर तक चलता है, नहीं आता है पानी ढंग से। पहले तो काफ़ी दिन बालू वाला पानी आया, चलिए वो जेसीबी से तुड़वाए थे, सारा कनेक्शन एकदम बेंड कर दिए थे बुरी तरीके से, जो भी ठेकेदार यहाँ पे काम किए। जेई को पर्सनली फ़ोन किया गया कई बार, मानते हैं कि वो भी इलेक्शन कमेटी में रहे होंगे, उनका ड्यूटी रहा होगा, लेकिन उसके बाद आके जिनके तरफ से जेई को फ़ोन गया है, एक बार तो उनको कांटेक्ट करना चाहिए था। 4 जून के बाद कोई नहीं, उन्होंने एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया कि हाँ यहाँ के लोग बोले हैं
कितने बार किस फ़ोन नंबर से फ़ोन आया, ये जागरूकता नहीं है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं किया? उच्च अधिकारी मतलब अब तो डीएम को करने वाले हैं, क्योंकि चूंकि मैं थोड़ा सा काम लगा है, मैं थोड़ी बिजी हूँ अपने पर्सनल रीज़न से। लेकिन इसके बाद चूंकि धर्मेंद्र जी भी हैं सोशल वर्कर, तो अब हम लोग डीएम को सीधे अब ये करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन कमेटी, मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो इलेक्शन कमेटी से तो सारा चीज़ सब कोई खाली हो गया है। अब इस पे ध्यान देना चाहिए। और ये मिट्टी डाल के जो चले गए हैं, अभी बारिश हो जाएगी, हम लोग चलने लायक नहीं रह जाएंगे। अभी चलना मुश्किल हुआ। अभी पानी आपके कैसा आ रहा है? पानी आ रहा है, लेकिन बहुत बालू आ रहा है, बहुत लोग के बालू, लेकिन रुक के आ रहा है पानी। चला, हाँ, पंप तो इस तरह से हम लोग का जल जाएगा कुछ दिनों में, इतना लोड लेने में। पहले का कनेक्शन ऐसा नहीं था। इन्होंने क्या किया है, जो भी जिस ठेकेदार को दिए हैं, वो एक पाइप इधर बिछाएं, एक पाइप इधर बिछाएं, और उस पाइप में जॉइंट, मतलब नहीं, उसमें से इसमें जॉइंट किए हैं। तो जो इंटर कनेक्टिविटी बनी है, उससे क्या हो रहा है कि फोर्स, हाँ, उसमें पाइप में जो पानी जा रहा है ना, जिसके घर में पहले पंप चल जा रहा है, दूसरे के घर में फिर धीरे बहुत देर लग रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले का जो पुराना कनेक्शन था, जो जैसे चलाता था उसके घर में तुरंत पानी आता था। तो ये बहुत बड़ी पानी जैसा चीज़, पानी ही जीवन है। तो जाहिर सी बात है, पानी की आवश्यकता सबको है, सारा काम पानी से ही है। इसका ध्यान थोड़ा सा पहले दें। और सेकेंडली ये रोड, ये बारिश से पहले ये रोड होना बहुत ज़रूरी है। बारिश से पहले बनना चाहिए इसकी स्थिति। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के दृष्टिगत तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने बताया कि हम सबके लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार सांसद और देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी से तीसरी बार सांसद के रूप में निर्वाचित होने के बाद वो 18 जून को वाराणसी आ रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि हम जानते हैं, मोदी की गारंटी, मोदी ही ऐसे विश्वसनीय नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले किसानों के लिए काम किया। वाराणसी में 17वीं किस्त सम्मान निधि 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि किसानों को देंगे। वाराणसी लोकसभा की सेवापुरी विधानसभा स्थित मेहंदीगंज ग्राम सभा में किसान सम्मेलन को संबोधित और किसानों से संवाद करेंगे। पूरे रास्ते जहां जहां प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग से जाना है, जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। किसान सम्मेलन के बाद वह दर्शन पूजन के लिए बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। किसान सम्मेलन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दिया गया है। किस बाबत बैठक थी और क्या तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आगमन? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और वाराणसी लोकसभा से लगातार तीसरी बार निर्वाचन होने के बाद 18 जून को काशी में आ रहे हैं। हम सभी लोग पहले तो इस बात के लिए गौरवान्वित थे, पूरे काशी के आम जनमानस, वाराणसी के आम जनमानस इस बात से गौरवान्वित है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद का आगमन 18 जून को हो रहा है और हम सभी लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने का अवसर मिलेगा। 18 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के मेहंदीगंज ग्राम सभा में पहुंचेंगे। वहां पर एक विशाल किसान संवाद जनसभा का आयोजन है। उसी स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री जी 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो 20,000 करोड़ रुपए की राशि है उसको जारी करेंगे पूरे देश का और एक विशाल किसान संवाद को संबोधित करेंगे। अच्छा, कितने किसानों को जुटने का लगभग 50,000 किसानों वहाँ पर एकत्रित होने की संभावनाएं हैं। इससे ज़्यादा भी आज लोग जिस तरीके से उत्साह है, लोग आने की संभावना है, लेकिन 50,000 निश्चित है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से वाराणसी महानगर की तरफ आएंगे। यहाँ पर आकर माननीय प्रधानमंत्री जी काशी बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे, गंगा आरती में सम्मिलित होंगे और अभी तक की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सूचना है उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री यहाँ से वापस चलेंगे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मृत श्रद्धालुओं को सपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। विगत दिनों वैष्णो देवी में आतंकवादियों द्वारा श्रद्धालुओं से भरी बस पर कातिलाना हमले में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
शुभम सेठ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लहुराबीर स्थित आज़ाद पार्क में कैंडल जलाकर मृत श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि आतंकी हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर अत्यंत दुखद है। शिवखोड़ी मंदिर से कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के लिए जा रहे उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकी हमला भारत सरकार के सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि घटना में मारे गए शवों को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने एवं कायराना हमले में मृतकों के परिजनों को सरकार 50 लाख एवं गंभीर रूप से घायल लोगों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग के साथ सरकारी नौकरी अविलंब प्रदान करने की मांग की। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से जिशान कलाम, राहुल गुप्ता, संदीप मिश्रा, रविकांत विश्वकर्मा, दिलीप कश्यप आदि लोग उपस्थित थे। आज हम लोग लहुराबीर चौराहे पर विगत कुछ दिनों पूर्व आत्मघाती हमला आतंकवादी द्वारा किया गया था तीर्थ वैष्णो देवी तीर्थयात्रियों पर। उसी के दुख में आज हम लोग पीड़ित आत्माओं के लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि जो सरकार हमारी मौजूदा टाइम में वर्तमान टाइम में इस समय जो सरकार हमारी है वो इस सब आतंकवादी हमलों पर अभी तक चुप्पी साधी है। मैं उसी के विरोध में आज मैं ये भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उन मृतक आत्माओं को जो परिजन इस आतंकवादी हमले में घायल हुए हैं या जो मृत्यु हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपया और जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपया देने की मांग है हम लोगों की। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इमाम मोहम्मद तथा इमाम हुसैन के सफीर जनाबे मुस्लिम की शहादत में शिया समुदाय के लोगों ने मजलिस की। देश और दुनिया के साथ बनारस के शिया समुदाय के लोग 5वें इमाम मोहम्मद तथा इमाम हुसैन के सफीर जनाबे मुस्लिम की शहादत का गमनौहा मजलिस मातम तथा अलम ताबूत की जियारत के साथ मनाया। 13 जून गुरुवार से सिलसिले का आगाज हुआ। दरगाह कैंपस में अलम निकाला गया। कैंपस में ही मजलिस का आयोजन हुआ। 13 जून को नौचंदी जुमेरत है। इस सिलसिले से सदर इमामबाड़ा लाट सरैया, इमामबाड़ा मीर गुलाम अब्बास अर्दली बाजार, चौहट्टा लाल खान अजाखाना जैनाबिया में अलम और ताबूत निकाला गया। आबिदिया सज्जादिया नौहा मातम हुआ। क्या है, किस तरह का यह कार्यक्रम आज? ये जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी का महीना शुरू हो गया है, इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना, और उसकी ये पहली नौचंदी जुमरात है। वैसे भी नौचंदी जुमरात को अलम उठता है दरगाह फातिमान में और शहर के कई स्थानों पर, लेकिन ये कुर्बानी का पर्व है तो इस पर 2 कुर्बानी याद की जाती है। अभी 4 दिन बाद जो कुर्बानी होगी उसको ईद उल अज़हा के नाम से जाना जाता है, और जो मुहर्रम में 10 मुहर्रम की कुर्बानी है वो इमाम हुसैन की कुर्बानी है, जिसकी याद सारी दुनिया मनाती है और इंसानियत मनाती है। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं वो इमाम हुसैन का रोज़ा है, और अभी आपने देखा कि 47 डिग्री सेल्सियस में कितनी दूर दूर से लोग यहाँ इमाम हुसैन के, मौला अब्बास के, हज़रत अली के और बीबी फातिमा के रोज़े पर अपना सर झुकाने के लिए आए हैं, अपनी मुरादें मांगने के लिए आए हैं और अपनी सभी मुराद झोली भरने के लिए आए हैं। तो अभी आपने देखा, और आपने यही पैगाम देना चाहते हैं कि अगर इंसानियत की सेवा करना है तो उसमें गर्मी, बरसात और जाड़ा नहीं देखा जाता। इंसानियत के लिए आगे बढ़िए, यही रब की इबादत है और उसके बंदों की खिदमत करना, यही एक पहचान है इंसानियत की। जनाब इब्राहिम ने भी 5000 साल पहले कुर्बानी दी थी और इमाम हुसैन भी 1400 साल पर, और काशी की ये परंपरा है कि यहाँ उन्हीं को याद किया जाता है जिन्होंने कुर्बानी पेश की है। अगर महात्मा गांधी को याद किया जाता है तो वीर अब्दुल हमीद को भी याद किया जाता है, जो परमवीर चक्र थे और जो राष्ट्रपिता हैं। तो याद दुनिया उन्हें करती है जो कुछ करके जाते हैं। तो हम इमाम हुसैन के मानने वाले, हज़रत अली के मानने वाले, पंजतन के मानने वाले,
हम रसूल के मानने वाले, हम आदम की औलाद हैं और हमारा इंसानियत का पक्ष यही है कि खुद जियो औरों को भी जीने दो। यही तो है ज़िंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का, शांति का वास्ता। मैं अपने मुस्लिम बंधुओं से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर की शहादत की पूर्व संध्या है, उस पर उन्होंने इल्म की रोशनी लगाई थी। तो आप इल्म हासिल करें, क्योंकि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं होती। और उसके बाद आप कुर्बानी पेश करें, वो आपकी यादगार बन जाएगी। आने वाले दिनों में शांति के साथ, प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ सभी काशीवासी, सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हमारे हिंदुस्तान के और दुनिया के सभी इंसान कुर्बानी का पर्व शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। आपके चैनल से यही हमको पैगाम देना है कि इंसानियत जिंदाबाद है तो सब कुछ जिंदाबाद। ग्राम नारायणपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। ग्राम नारायणपुर, जिला मिर्जापुर वाटिका में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। कथा का शुभारंभ कलश शोभा यात्रा निकालकर किया गया। कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज ने कहा कि कलश रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है, इसका हिंदू धर्म में अपना महात्म्य है। उन्होंने कहा कि कलश हमारे जीवन के हर क्षण में काम आता है। जन्म के समय भी कलश स्थापना की जाती है और मरने के समय भी शरीर के साथ कलश विसर्जित किया जाता है। उन्होंने बताया कि कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है। यह नारियल मनुष्य को इस बात की शिक्षा देता है कि परिवार के मुखिया को ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम होना चाहिए। इससे जीवन की गाड़ी बेहतर चलती है। कलश के ऊपर जो माला रखी जाती है, इसका अलग महत्व है। जिस प्रकार माला में लगा हुआ फूल महकता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी दूसरों को सुगंध देने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कलश को 108 महिलाएं सिर पर रखकर शोभा यात्रा निकालती हैं। यह जिस क्षेत्र में निकलती हैं, वहाँ का वातावरण मंगलमय हो जाता है। वहीं मुख्य यजमान संदीप सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमने यह श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन लोक कल्याण के लिए करवाया है, जिसमें महिलाएं शामिल रहीं, जो गंगा जी से जल भरकर कलश अपने सिर पर रखकर गाजे बाजे के साथ नाचते गाते कथा स्थल तक आई हैं। ये किस तरह का कलश में जो है गंगा जल भरा गया, क्या जी? ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज प्रारंभ होने वाला है कल से, जिसका हमारे सनातनों में कहा जाता है कि गंगा सबसे पूजनीय है। तो हमारे धर्म में गंगा का जल भरा जाता है कलश में, और कलश में जल भरकर कथा स्थल तक जाता है, जिससे माँ गंगा जिस तरह से बढ़ती हैं, सदैव सब पे कृपा करती हैं, और इसी तरह से नारायण की कृपा सब भक्तों पे बना रहे, इसलिए जल हम लोग भरते हैं यहाँ से। और इस जल का से देवताओं का आवाहन होता है, क्योंकि जल में ही सब देवता रहते हैं। तो इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ कलश भरने आए जो है। तो भर के कहाँ ले जाएंगे? कथा स्थल कहाँ? जी, कथा स्थल मुख्य यजमान संदीप सिंह जी हैं, और हेमा उत्सव वाटिका नारायणपुर में एक कथा स्थल है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। कब से कब तक चलेगा? जी, ये 13 तारीख से लेकर 13 जून से 19 जून तक चलेगा, जिसका 19 जून को भंडारा है। उसके बीच में भगवान के लीला का वर्णन है, और भक्तों के लिए ऐसा कहा जाता है कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कराने वाला ये मानस पाठ है, जो भागवत महापुराण हमारे सनातनों में सबसे उत्तम पुराण, उसी का पारायण पाठ और उसका वचनों का जो है पान करने के लिए लोग आएंगे। और मेरे यहाँ भागवत कथा हो रहा है 12 तारीख से लेकर 19 तारीख तक है, और ये प्रवीण गुरु जी के द्वारा किया जा रहा है। डेयर संस्था की ओर से बाल मजदूरी रोकने हेतु रैली निकाली गई। बाल मजदूरी विरोध दिवस के अवसर पर डेयर संस्था में आवासीय और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के बच्चों के साथ बाल मजदूरी को रोकने के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन के सामने रैली निकाली गई। बच्चों द्वारा बाल मजदूरी विरोधी नारा भी लगाया गया और बाल श्रम को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। रैली में डेयर संस्था के निदेशक फादर लीजो, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फादर रॉबिन और डेयर संस्था के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। रैली में स्टेशन अधीक्षक जीआरपी तथा आरपीएफ का सहयोग रहा। अपना परिचय देखिए। मैं फादर लीजो डेयर संस्था का डायरेक्टर हूँ, निदेशक हूँ। हम लोग आप क्या कर रहे हैं? किस तरह का जागरूकता अभियान चला रहे हैं? आज 12 जून है,
आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस है। बाल श्रम उन्मूलन दिवस है। हम लोग यही जागरूक लोगों को करना चाहते हैं कि बच्चों को काम मत करवाइए। विशेष रूप से जो 14 साल की उम्र के छोटे बच्चे हैं उनको जागरूक मतलब पढ़ने के लिए मौका दे दिए, उनको से काम मत करवाइए। ये होटल में अलग अलग जगहों पर विशेष रूप से फैक्ट्री में भट्टा में मतलब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि बच्चों को करना चाहिए पढ़ाई। उनके बचपन को हटा कर उनको पढ़ना ना देख करते हुए उनको करने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको देखिए जितना भी बच्चे आपके सामने दिख रहा है बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। उनके पेरेंट्स लोग अनपढ़ है, पर ये बच्चे पढ़ के आएंगे तो कम से कम समुदाय में इतना लोग पढ़ के निकलेंगे तो कल के दिन में और तो ये लोग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ बच्चे थे जाने के लिए तैयार था, फिर भी हम लोग मोटिवेट करके उनको ना देने के लिए छोटा सा प्रयास है। फादर, बात की जाए करंट स्टेशन पे, यहाँ पे बड़ी संख्या में इस तरह के बच्चे हैं जो काम भी करते हैं और गंदी आदतों के शिकार भी हो जाते हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनको जागरूक करें? देखिए इनको यही है कि हमारा इधर एक छोटा सा सेंटर है, नवबाजार शिक्षा केंद्र है जो करबूजा बस्ती में चलाते हैं और कैंप स्टेशन 9 नंबर के बगल में भी है। तो वही बच्चों को हम लोग इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। सुबह के आवर्स 9 से 12 बजे तक पढ़ाते हैं, उसके बाद दोपहर के पढ़ाते हैं। एक कि कम से कम बच्चे उस माहौल से बाहर निकलते हैं, उनको पढ़ने का एक तात्पर्य एक इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं। और जो भी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं उनको स्कूल में हम लोग ये जो कमलापति जो बगल में स्कूल है वहाँ पर भी एनरोल कर देते हैं। तो पढ़ना है, बच्चों को पढ़ना है, उसी के लिए हम लोग जागरूक करवा रहे हैं उनको काम है। तो चलते चलते पुनः नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बिजली कटौती की समस्या से नाराज लोगों ने डाफी विद्युत उपकेंद्र पर दिया धरना। कबीरनगर कॉलोनी में सीवर पाइपलाइन का कार्य अधूरा छोड़ने से लोग हुए परेशान। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के दृष्टिगत शुरू हुई तैयारियां। और जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मृत श्रद्धालुओं को सपा कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।